कोटा में कितने सुसाइड के केस आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि अगर आपका 2-3 साल में नहीं हुआ तो और ऑप्शन भी तो है ना? हम लास्ट के 2 महीने में जो समय टेस्ट करा रहे हैं, सेंटर लेकर करा रहे हैं, उसमें वो रूल सब फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी कोई बच्चा जूते पहन के नहीं आ सकता, अच्छा। पेन लेकर नहीं आ सकता, पानी की बोतल लेकर नहीं आ सकता, वो सब हम दे रहे हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे कि क्या प्रेशर बनाना चाहिए इतना? तो आप अगर विधायक बनते हैं तो आप क्या क्या करेंगे? मैं सबसे पहले मैं मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा यहाँ पर मुझे बड़ा दुख होता है कि बरेली इतना बड़ा शहर होने के बाद एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। बीजेपी में मुसलमान कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, तो समाजवादी है, वो मुस्लिमों की राजनीति करती है। कि सीबीएसई बोर्ड जो कराता था वो ज्यादा अच्छा एग्जाम करा लेता था। आज हम लोग करीब 300-400 डॉक्टर बना चुके हैं। जो 720 के सामने नहीं टिक पाए उनको आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? आप प्रदेश सचिव हैं समाजवादी के, तो प्रदेश सचिव बीजेपी के भी हो सकते थे। आपको इलेक्शन भी लड़ना है, जैसे कि शहर में देख के, बरेली शहर को देख के लगता है कि तैयारी इलेक्शन की है, तो लगता है कि टिकट मिलेगा? आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, किसी भी कामयाब इंसान के पीछे बहुत गहरे राज छुपे होते हैं, क्योंकि किसी को भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। एक सक्सेस स्टोरी जानने के लिए हमें उत्सुकता होती है कि आखिर कोई भी इंसान एक छोटी सी जगह के आकर कैसे अपनी जगह बना लेते हैं और किस तरह से क्या क्या स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में किए होंगे जो आज एक कामयाब इंसान के रूप में हमारे सामने है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओमेगा कोचिंग के ओनर मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब की, जो टाहा गांव से आते हैं, जो कि नवाबगंज तहसील में पड़ता है। वहां के आप रहने वाले हैं और वहां से आकर नीट की तैयारी बच्चों को कराते हैं। अब तक 300-400 डॉक्टर आप बना चुके हैं, कहें तो एक फैक्ट्री लगा रखी है डॉक्टर बनाने की। खुद एक कामयाब इंसान किस तरह बने हैं, क्या क्या आपने जीवन में संघर्ष किया है और किस तरह से शौक आपको राजनीति का लग गया, यही कुछ बात करने के लिए हमारे साथ हैं कलीमुद्दीन साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग सुनते हैं कि कलीमुद्दीन सर हैं, कोई ओमेगा कोचिंग चलाते हैं। आज बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तो एक कामयाब इंसान आज आप हैं, जैसा कि हम लोग मानते हैं। आपको लगता है कि अब सब कुछ पूरा हो गया? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। मैं अल्लाह का फजल करम है, आप सबकी दुआ है, मैं ओमेगा चला रहा हूँ और अल्लाह के करम से ओमेगा टॉप मुकाम पर है बरेली में। लेकिन अभी भी मुझे बहुत कुछ पाना है। एजुकेशन की फील्ड में भी मेरा टारगेट है कि मैं अपनी ब्रांच तमाम शहरों में खोलूं, बाहर निकलूं। इसके अलावा जो आपने कहा कि राजनीति का शौक लग गया, तो राजनीति दरअसल हमारे ब्लड में है, फैमिली में सब लोग राजनीति में थे, तो मैंने चाहा कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो 2022 में मैंने विधानसभा का टिकट मांगा था और उस समय किसी वजह से नहीं मिल पाया। तो अब इंशाल्लाह इस समय फिर तैयारी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग की दुआ है और पब्लिक की सपोर्ट है तो मैं विधायक बनूं। और जिस तरीके से एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, एजुकेशन के साथ साथ मैं पब्लिक में आकर जो राजनीतिक काम होते हैं उस तरीके से भी काम करूँ। मैं नवाबगंज तहसील में एक छोटा गाँव पड़ता है टहा, वहाँ का रहने वाला हूँ। दरअसल हम लोग किसान परिवार से हैं। अल्लाह का फजल करम में आप सबकी दुआ है, अच्छा हमेशा रहा, परिवार बहुत अच्छा है, हमेशा से सब चीजें देखी। लेकिन हमारा ये मन था, घर वालों का ये मन था कि हमारा बच्चा बाहर निकले, अच्छा करे। तो हम एजुकेशन में बहुत ईमानदारी के साथ इन्वॉल्व हुए। पापा ने हमें पढ़ाया लिखाया। हम स्टार्टिंग से घर से बाहर रहे, लगभग ये मानिए 18 से 20 साल मैंने बाहर पढ़ाई की है। जब मैं बाहर रहता था कानपुर में, मैंने 8-10 साल रहा हूँ, तो वहां पे मैंने देखा माहौल एजुकेशन का। तो एजुकेशन का माहौल एक तरीके से बिल्कुल अलग होता है। अगर आप एजुकेशन में काम करते हैं तो आपका काम करने का तरीका अलग होता है, आप लोगों की मदद कर पाते हैं। फिर उसके बाद मैंने भी नीट, उस समय सीपीएमटी होता था, मैंने सीपीएमटी की तैयारी की। तो सीपीएमटी की तैयारी के लिए लोग कानपुर, लखनऊ, कोटा जाते थे, बहुत दिक्कत होती थी, तो आम आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता था। हाँ, यही सोच के आपने शायद आप टाहा से आते हैं, तो शुरू से शुरुआत करें कि जब आप वहाँ रहते थे, फिर आपने किस तरह से पढ़ाई करी, कैसे आपको आइडिया आया कि मुझे ये कोचिंग खोलना चाहिए? क्योंकि जो बच्चे सुन रहे हैं, जो आज पढ़ रहे हैं बच्चे, वो भी कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में बने। तो आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से शुरू किया था, कैसे पढ़ाई करी थी, किस स्कूल कॉलेज से पढ़ा था आपने? यही सोचा मैंने कि आम आदमी जो फाइनेंशियल दिक्कत है, कोटा जाने में, कानपुर जाने में, लखनऊ जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इसी बात को मैंने अपने दिमाग में रखा और मैंने इस काम को शुरू किया
और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने काम शुरू किया तो स्टार्टिंग में बड़ी मेहनत की, आज भी मेहनत करता हूँ कामयाब होने के लिए। अल्लाह का फजल करम रहा, सबकी दुआ रही, लेकिन मेहनत भी बहुत की, बहुत ईमानदारी के साथ एफर्ट लगाए, और आज भी उसी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ मैं। कि अगर मैं आज भी अपनी गाड़ी से कहीं जाता हूँ, रास्ते में मेरा होर्डिंग बैनर अगर फटा दिख जाए तो मैं गाड़ी से उतर कर पहले उसे संभालने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, वहां पर लोग काम करने वाले हैं उनसे कहूंगा, क्योंकि मेरा अपना काम है। उसके बाद 2012-13 में मैंने इस कोचिंग को शुरुआत की, और हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए। लोग बाहर जो जाते थे उन्हें रोका, और कम से कम ऑन एवरेज हम 100 बच्चा जो फाइनेंशियल बच्चों को दिक्कत है उन्हें फ्री पढ़ाने का भी काम करते हैं, और उनमें से कम 5, 7, 8 बच्चे हर साल सिलेक्ट हो जाते हैं। अब तक काफी बच्चे ऐसे सिलेक्ट हो चुके हैं जो पैसे की दिक्कत की वजह से नहीं पढ़ सकते थे। तो ये चीज थी, ये मेरे दिमाग में थी कि ऐसे बच्चे भी पढ़े जो बाहर नहीं जा सकते हैं, और उनके मन में डॉक्टर बनने का है, उनके घर वालों ने सपना देखा है डॉक्टर बनने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस सपनों को पूरा करने का काम किया है। आपने बताया कि आप कहाँ से आते हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड आपकी कैसी है? नहीं, माशाल्लाह फैमिली बैकग्राउंड हमेशा तो बहुत अच्छा रहा। हम एक जमींदार परिवार से आते हैं, तो जब समय जमींदारी थी तो हमारे घर में जमींदारी रही। उसके बाद जब नंबरदारी आई तो नंबरदारी रही। अच्छा। उसके बाद जब प्रधानी आई तो लगातार प्रधानी परिवार से रहे। तो परिवार माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। परिवार में हमेशा खुशहाली रही और कभी किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। खूब पैसा रहा माशाल्लाह, सब कुछ बढ़िया रहा। तो आपने कहा कि आपने कोचिंग आकर यहाँ शुरू करा, तो आपको अच्छा लगा कि हम सेवा करें इस तरह से कि जो बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। जी जी। तो जब आपने शुरू में कोचिंग शुरू किया तो आपको क्या क्या परेशानी आई? शुरू में दरअसल हम लोग बाहर से थे, हम लोग गांव से थे और शहर में आए, तमाम कोचिंग चल रही थी। यहाँ लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। हमारा कभी इस टाइप का बैकग्राउंड ही नहीं रहा। कभी हमारे परिवार में कोई स्कूल नहीं था, ना कोई कोचिंग थी। हम लोगों ने पहली बार एजुकेशन पे काम किया, तो दिक्कतें बहुत आई, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करते रहे, और जिस मेहनत करते रहे लगातार कामयाबी मिलती रही। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। हम मेहनत करने पर हमेशा भरोसा किया, अल्लाह की जात पर भरोसा था और अपनी मेहनत पर भरोसा किया हमने, और उसी वजह से इतनी सक्सेस हुई ओमेगा। आज हम लोग करीब 300-400 डॉक्टर बना चुके हैं। ओमेगा पूरा परिवार जो है वो ईमानदारी के साथ लगा रहता है। ओमेगा की एक फैकल्टी बच्चों के हर छोटी छोटी चीज पर काम करती है, उनकी जरूरतों पे काम करती है। यहाँ तक बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी पर्सनल होती है, हम उनकी पूरी मदद करने का काम करते हैं। अच्छा, फीस भी आप कंसेशन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चा को दिक्कत परेशानी है तो जिस तरीके से बच्चा चाहता है उस तरीके से हम कंसेशन भी कर देते हैं। टेस्ट का क्या आपका रहता है? कितने महीने में टेस्ट होते हैं या वीकली होते हैं? कैसे तैयार करते हैं बच्चे? स्टार्टिंग में जब हम लोग मई में कोचिंग स्टार्ट होती है तो सेशन स्टार्ट होता है, तब हमारे 15 दिन के बाद टेस्ट होता है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है फिर हम टेस्ट वीकली कर देते हैं। लास्ट के 3 मंथ में हम एक वीक में 2 टेस्ट कराते हैं, फिर लास्ट के 2 मंथ में जाकर एक वीक में 3-3, 4 टेस्ट कराते हैं। टेस्ट बहुत ईमानदारी के साथ कराते हैं, इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हम लोग जो टेस्ट ही चला रहे हैं उसके सेंटर हमने दूसरे स्कूलों में ले रखे हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, नीट का माहौल देना चाहते हैं। जैसे बच्चा एग्जाम में नीट का एग्जाम देने जाता है तो वो जूते पहन के नहीं जा सकता, फुल स्लीव के कपड़े पहन के नहीं जा सकता, अपना पेन लेके नहीं जा सकता, पानी की बोतल लेके नहीं जा सकता। हम लास्ट के 2 महीने में जो स्टूडेंट टेस्ट करा रहे हैं, सेंटर लेकर करा रहे हैं, उसमें वो रूल सब फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी कोई बच्चा जूते पहन के नहीं आ सकता, अच्छा। पेन लेकर नहीं आ सकता, पानी की बोतल लेकर नहीं आ सकता, वो सब हम दे रहे हैं। इस तरीके से जब बच्चा हमारे टेस्ट दे देगा तो फाइनली जब नीट देने जाएगा तो वो जो डर होता है, खौफ होता है, वो सब खत्म हो जाएगा और रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से टेस्ट देने पर बच्चे का इम्प्रूवमेंट कम से कम 30% हो जाता है। अच्छा, नीट के लेकर आप क्या कहेंगे? अभी पिछले दिनों जब रिजल्ट रहा है उसका, तो बच्चों ने कहा कि रीनीट होना चाहिए, तो क्या कहेंगे उस पे? बिल्कुल, जिस तरीके से रिजल्ट आया था, बच्चों ने जब एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद जब उन्होंने अपने आंसर की से चेक किया, जिस तरीके से उनके मार्क्स थे, लग रहा था कि रिजल्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, 610, 615 वाला एमबीबीएस गवर्नमेंट पा लेगा, सब खुश थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो 650 वाले बच्चे को भी बड़ा मुश्किल से मिला। स्कैम बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि नीट में इस बार स्कैम बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। 67 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 720 में से 720 मार्क्स थे। कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक सेंटर पे कम से कम 10-15 बच्चे थे उनके पूरे मार्क्स थे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे कहते रह गए कि रीनीट होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चे तो फिर हतोत्साहित हो जाते हैं ना, कि अब दोबारा जब वो करने बैठेंगे पेपर तो उन्हें लगेगा ऐसा ना हो कि रिजल्ट में फिर से गड़बड़ हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है बच्चों का, जो 720 के सामने नहीं टिक पाए, उनको आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं आज? बिल्कुल सही बात है। बच्चे बहुत परेशान हो गए थे कि जब मेरिट इतने ऊपर जा रही है
तो हम लोग कैसे सेलेक्ट होंगे, हम कैसे तैयारी करें। फिलहाल हमने बच्चों को मोटिवेट किया, उन्हें समझाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि जो अब इस बार स्कैम वगैरह हुआ है शायद वो अगली बार में नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा तो रिजल्ट अच्छा रहेगा, जैसे पिछले समय में होता था वैसे ही सब कुछ होगा। तो बच्चे फिलहाल उसी धुन में उसी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। फिर भी हम बच्चों से ये कह रहे हैं कि टारगेट 650 से ऊपर रखिएगा, और उसी लेवल पे बच्चे काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी उसी तरीके से होने वाले हैं। तो जो स्कैम होते हैं इनसे आपने कहा कि निपटा कैसे जाएगा? अगर मान लीजिए फिर अगले साल हो गया, आपने मोटिवेट कर दिया बच्चों को, फिर यही कंडीशन हो गई, तो क्या लगता है कि सीबीएसई बोर्ड जो कराता था वो ज्यादा अच्छा एग्जाम करा लेता था? बिल्कुल सही बात है। सीबीएसई बोर्ड जब कराता था एग्जाम तो ये सब कुछ दिक्कत आती ही नहीं थी। जब से ये एनटीए का हुआ है तब से ये दिक्कतें आई हैं। पिछली बार भी इस पर बात चल रही थी कि इसे चेंज किया जाए, लेकिन स्कैम तो अच्छे लेवल पे हुआ है, इससे तो बिल्कुल भी हम लोग दो राय नहीं है, और हमेशा इस बात को मानेंगे कि अगर स्कैम नहीं होता तो रिजल्ट के जो है इतनी ऊपर बैरिंग नहीं जाते। अच्छा, सीट्स भी कम है। देखिए पिछली बार 12 लाख बच्चे बैठे, उससे पहले भी इतनी 10 से 12 लाख बच्चा बैठ रहा है। 23 लाख 23 लाख 23 से 24 लाख 23 से 24 लाख 23 से 24 लाख बच्चा नीट में बैठे हुआ है। और कितनों को सीट मिलना है? गवर्नमेंट सीटें तो वही 30-40 हजार बच्चों को मिलनी है। तो क्या इसको जरूरत नहीं है कि सीटें बढ़ाई जाए? नहीं, सीटें तो बढ़ाई जा रही हैं हर साल। पिछले साल भी 300 सीटें 400 सीटें बढ़ाई गई हैं, और 3-4 कॉलेज नए खोले गए हैं, और इस बार भी उम्मीद है कि इस मेडिकल की जरूरत है, इसलिए इतना बच्चा बैठ रहा है कि मेडिकल की जरूरत है। हर बच्चा जो बायो से 12th करता है उसका मेन टारगेट जो है तो मेडिकल एग्जाम होता है। तो शुरुआत कहाँ 12 लाख से हुई थी, 15 लाख, आज 24 लाख बच्चा एग्जाम बैठ रहा है। तो सीटें तो मैक्सिमम बढ़नी चाहिए, लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए थी अभी भी उतनी नहीं बढ़ी, उतनी जरूरत है इनकी। हम जिस तरीके से लास्ट ईयर हम ये मान के चल रहे थे कम से कम 1000-1500 सीटें यूपी में बढ़ेंगी, लेकिन यूपी में 200-300 सीटों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यूपी में लगभग 1.5 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। तो कहाँ कैसे सेट होंगे इतने बच्चे यूपी के ही? तो एक बड़ा मुद्दा है कि मुझे लगता है कि आप लोग जिस तरह कोचिंग चला रहे हैं तो इस मुद्दे को भी रेज करते रहिए कि सीटें और बढ़ती रहे। बिल्कुल। जो बच्चे 2 साल 3 साल अटेम्प्ट कर लेते हैं और लेकिन उनकी एक जिद है कि हमें एमबीबीएस ही करना है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आपने देखा होगा कोटा में कितने सुसाइड के केस आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि अगर आपका 2-3 साल में नहीं हुआ तो और ऑप्शन भी तो है ना? बिल्कुल सही बात है। दरअसल कोटा में तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो सुसाइड का जो रेशियो आता है वो पर डे 1 आता है, दिखाते नहीं है इतना ज्यादा सुसाइड हो रहा है वहां पर, इतना बच्चा परेशान हो जाता है। उसकी वजह क्या है, वहां पर खर्चे बहुत ज्यादा हैं। हॉस्टल भी 15,000 रुपए पर मंथ खर्च आता है, फीस भी बहुत ज्यादा है। किस तरीके से लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, वहाँ टीचर जो पढ़ाते हैं उसके प्रेशर में आ जाते हैं। बच्चा जो जाता है वहां पर कि हम समझ जाएंगे, अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। और जो 2-3 साल वाली बात है कि अटेम्प्ट दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बच्चे कभी भी ये टारगेट सेट ना करें कि हमें एमबीबीएस ही करना है। कैरियर वो किसी फील्ड में बना सकते हैं, अगर उन्होंने मेहनत की है तो निश्चित तौर पर रिजल्ट अच्छा रहेगा। वो किसी फील्ड में जाएं, किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बनाएं। बहुत तरीके हैं कैरियर बनाने के, आप एजुकेशन लाइन में जा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप और तमाम चीजें हैं वहां जा सकते हैं, बायोटेक कर सकते हैं, बीटेक बायोटेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी जिंदगी जीने के लिए हमें एमबीबीएस ही करना जरूरी है। बिल्कुल बच्चा कभी ऐसा ना करे, ये बहुत गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे कभी भी हों तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उन्हें बताएंगे कि जिंदगी में कैसे कैरियर बना सकता है, कैसे लोगों ने किस स्थिति में अपना कैरियर बनाया है। तमाम रास्ते बहुत अच्छे हैं। नीट नहीं तो फिर और क्या, इसके अलावा बच्चे और क्या करें? एक धुन बांध ली बच्चों ने कि नहीं हमको तो एमबीबीएस ही करना है। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल इतना मोटिवेट है कि ना हमें एमबीबीएस ही करना है, अगर मान लो वो नहीं नीट कर पा रहे हैं तो अब वो कहाँ जाए, आपसे जानना चाहेंगे। अगर एमबीबीएस किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है तो बच्चे बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं, बीएमएस में ले सकते हैं, बीएचएमएस में ले सकते हैं, बीयूएमएस में ले सकते हैं, पैरामेडिकल में जा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीटेक बायोटेक कर सकते हैं। ये तमाम रास्ते ऐसे हैं जिसमें अच्छा करियर बनाया जा सकता है। एक अगर बीएमएस भी किसी ने कर लिया तो वो अपनी जिंदगी बहुत शान शौकत से काट सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एमबीबीएस, ट्राई करना चाहिए, अच्छी बात है, पूरे एफर्ट लगानी चाहिए, अपने आप को झोंक देना चाहिए। लेकिन किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तरीके बहुत हैं और कैरियर बनाने के लिए बहुत रास्ते हैं। मेडिकल फील्ड में कर सकते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं, आप डॉक्टर बनने के बहुत तरीके हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप एमबीबीएस के पीछे भाग रहे हैं, अपने आप को खत्म कर दिया,
इस स्टेज पे पहुंच गए कि हाँ। आपको लगता है कि हमें बस कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, नहीं हमें सुसाइड करना है या फिर एमबीबीएस, ये सब गलत तरीका है। उन्हें केवल केवल ये एमबीबीएस के पीछे नहीं भागना है, ट्राई करने के साथ साथ और भी चीजें ऐसी हैं जिससे कैरियर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। इतनी लाइन ऐसी है, कहीं भी चले जाएंगे, बहुत अच्छा कैरियर है। अच्छा, माँ बाप का भी बड़ा प्रेशर रहता है बच्चों पे कि नहीं अब तुम्हारे ऊपर इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, अब तो तुम्हें नीट निकालना ही निकालना है, जैसे कि हम लोग कोटा के बात कर रहे हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे कि क्या प्रेशर बनाना चाहिए इतना? ना माँ बाप को, अब जैसे कुछ जो गांव साइड के आते हैं, उन्हें माँ बाप को भी नहीं पता होता है कि एमबीबीएस के अलावा कुछ और भी है। हाँ, ये बात। वो केवल ये जानते हैं कि नीट मतलब एमबीबीएस, उन्हें नहीं मालूम। उन्हें मेडिकल एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहती। वो भी लगातार, अच्छा उन्हें खुद बच्चों के बारे में ये नहीं मालूम है कि ये बच्चा हमारा निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि कंपटीशन जो है वो आसान नहीं है, बड़ा कंपटीशन है। और खासतौर पे जो गॉड गिफ्टेड है, जिनका बेसिक बहुत अच्छे से मजबूत है, वो आसानी से निकाल ले रहे हैं। लेकिन अब उन्हें पता ही नहीं है, तो प्रेशर डालना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, प्रेशर की वाली बात ही नहीं चाहिए। फ्री माइंड रखें और बच्चों से कहें, अपने गार्जियंस को चाहिए कि अपने बच्चों को फ्री माइंड रखें और उनसे कहें बेटा आप मेहनत करो, अगर होता है तो ठीक है, वरना और भी चीजें बहुत हैं। अच्छा, बच्चों के जो शौक है उसको भी तो पहचानना चाहिए। हाँ। कि बच्चा हो सकता है बच्चा बीटेक में जाना चाहे, आप उसको भेज रहे हैं मेडिकल भेज रहे हैं, तो ये भी पेरेंट्स को समझना होगा, बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स? हाँ बिल्कुल, अगर बच्चे आते हैं तो हम बच्चों से भी बात करते हैं, उनके गार्जियन से भी बात करते हैं। अच्छा। और यकीन मानिए, अगर कोई गार्जियन एक साल बच्चे ने हमारे यहाँ तैयारी कर लिया और वो पर्सन हमसे आके मिलता है कि सर ये बताइए कि हमारे बच्चे की स्थिति क्या रही पिछली बार, अब अगली बार में हम कैसे कराएं, क्या कराएं और कैसे करना चाहिए, तो हम उन्हें बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि भाई साहब आप अपने बच्चों को मेडिकल की तैयारी ना कराकर बीएससी करा दो, कुछ और करा दो, क्योंकि आपका बच्चा उस लिमिट पे नहीं है कि एग्जाम निकाल पाए। एकदम क्लियर बता देते हैं, साल बर्बाद करने हाँ, कोई फायदा नहीं है कि साल बर्बाद किया जाए। इससे बढ़िया बीएससी एमएससी करे, पीएचडी करे, बीएड करे, तमाम जगह ऐसी है जहाँ पर कैरियर आसानी से बन सकता है। ये तो भाई आपके कोचिंग की बात और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही समाज सेवा भी कर रहे हैं। मैंने भी सुना है कि आप बच्चों की फीस में बहुत कंसेशन करते हैं। अब आते हैं आपकी राजनीतिक कैरियर के बारे में। आपने कहा कि आपके फैमिली में भी राजनीतिक लोग रह चुके हैं, यह मुझे नहीं मालूम था। आप प्रदेश सचिव हैं समाजवादी के, तो प्रदेश सचिव बीजेपी के भी हो सकते थे? दरअसल हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, उनके कामों से बड़ा इंस्पायर हैं। दरअसल वो खुद एजुकेशन से जुड़े हुए हैं जी। अच्छे तरीके से उन्होंने एजुकेशन पाई है, तो उनके बोलने का तरीका, उनका अखलाक जो है उनसे इंस्पायर हुए हैं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी। बीजेपी में किसी से इंस्पिरेशन नहीं मिल रही? नहीं, उनके अपने तरीके हैं, लेकिन हमें समाजवादी से लगाव है। हमारे परिवार में भी हमेशा समाजवादी को सपोर्ट किया है जी। और हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे अखिलेश यादव जी बहुत पसंद है, इसलिए हमारा पूरे के पूरा जो झुकाव है वो समाजवादी की तरफ। अच्छा, आपको इलेक्शन भी लड़ना है, जैसे कि शहर में देख के, बरेली शहर को देख के लगता है कि तैयारी इलेक्शन की है, तो लगता है कि टिकट मिलेगा? हम लगे, हमने पिछले चुनाव में तैयारी की थी और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की थी, किसी वजह से टिकट नहीं हो पाया। हम दोबारा भी लगे हैं, इंशाल्लाह टिकट मिलेगा। तो कैसे मैनेज करते हैं? एक तो प्रदेश सचिव है, मीटिंगों में भी जाना है, फिर इधर आपको कोचिंग भी लेना है, तो इतने सारे काम कैसे करते हैं? दरअसल मैं जो पढ़ाता हूँ वीक में 3 दिन पढ़ाता हूँ। लेकिन 3 दिन मेरी जब क्लास रहती है तो सुबह से शाम तक रहती है। अच्छा। लगभग 8 से 10 घंटे मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं? कौन सा? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा, केमिस्ट्री। हाँ, उसके अलावा जब टाइम मिलता है तो राजनीति में रहता हूँ, क्योंकि मुझे शहर की राजनीति करनी है और शहर में लोगों से मिलने के लिए समय होता है वो शाम का होता है। तो शाम को मैं 7 बजे 6 बजे फ्री हो जाता हूँ, 10 बजे तक जनता के बीच में रहता हूँ। लेकिन इस बीच में मैं जो मेरे कोचिंग का टाइम है उसमें राजनीति नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए कोचिंग फर्स्ट पेड। बिल्कुल सही बात है। तो क्या राजनीति करने के लिए या इलेक्शन में खड़े होने के लिए डेली लोगों से मिलना पड़ता है? डेली से तो नहीं मिलना पड़ता, लेकिन ये मीटिंग, पार्टी की मीटिंग है या अपनी पर्सनल मीटिंग है। अभी जैसे पीडीए के प्रोग्राम हुए, तो ऊपर से पीडीए को प्रोग्राम बरेली में लगे थे या पूरी यूपी में चला था पीडीए का चर्चा कार्यक्रम, तो मैंने भी काफी पीडीए प्रोग्राम कराए, लेकिन मैंने जो कराया वो सब सामने कराया, वो सब 7-8 बजे के बाद रखे। मेरे अपने कई प्रोग्राम हुए थे ऐसे, वो सब सामने हुए थे, तो मैं अपने प्रोग्राम जो करता हूँ वो सामने। तो इन प्रोग्रामों करने का क्या मकसद है? मतलब इसमें यह है कि हम जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, और पीडीए का मतलब तो आप जानते होंगे, पीडीए का मतलब क्या है। पिछड़ा, दलित और
माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, हाँ, ये सबको मिलाकर, और इसी नारे पे हमने अभी लोकसभा लड़ा था। आप देखिए पूरी इंडिया के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी बन के हम उभरे हैं। 37 सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने जीती है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये पीडीए की वजह से ही हम लोगों ने इतनी सीटें पाई हैं। तो उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आज सब पार्टी खामोश बैठी है, हम समाजवादी पार्टी को बुलंद करे हुए हैं। इस पीडीए के सहारे हम जनता तक पहुंच रहे हैं। तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात हो रही है, तो जो समाजवादी है वो मुस्लिमों की राजनीति करती है, तो बाकी समाज कैसे आएगा साथ? नहीं, ये तो आप कह रही है मुस्लिम राजनीति कहाँ करती है। हाँ, अगर केवल मुस्लिम से राजनीति करते हैं तो हम लोग इतने आगे कैसे होते। हाँ, आज इंडिया में हम तीसरे नंबर की पार्टी बने हुए हैं, तो केवल मुसलमानों पे थोड़ी ना है, टोटल वोट हमें मिलता है, समाज का वोट मिलता है। जैसे ए है, पीडीए में जो ए है, तो वो अल्पसंख्यक भी है, आधी आबादी जो महिला है वो भी है, और जो परेशान वंचित अगड़े हैं वो भी हमारे साथ है। अच्छा। इसलिए ही इतना वोट हम लोगों को मिलता है। ए का मतलब बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। अच्छा। और यही वजह है हाँ, कि अगर हम लोग केवल मुसलमान की राजनीति करते, केवल यादव की राजनीति करते, तो इस तरीके से हमारी सीटें नहीं आती। और हम लोग यहाँ पर इतना पूरे यूपी में नंबर 1 पार्टी के रूप में उभर के आए हैं। सभी समाज ने वोट दिया है, सभी ने हमें वोट दिया है। लेकिन मुस्लिम ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो ऐसी क्या खास बात मुसलमानों को लगती है जो समाजवादी के साथ हर बार जाता है? पार्टी भी हमेशा मुसलमानों के लिए भी काम और सबके लिए भी काम कर रही है, मुस्लिम पक्ष में भी बोलती है, और मुसलमानों का जो लगाव है वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। पहले इनके वालिद जो मुलायम सिंह यादव जी जो थे उनके साथ थे, अब जो है अखिलेश जी के साथ है, क्योंकि अखिलेश जी हमेशा जो है सभी समाज की बात करते हैं, सभी समाज को साथ ले जाने लेके चलने का काम करते हैं। तो आज की जो राजनीति है उस पर कुछ रोशनी डालेंगे? अब हर पार्टी अपने तरीके से राजनीति कर रही है, जिसका जो तरीका है उस तरीके से कर रही है। हम लोगों की राजनीति जो है वो अलग तरीके की, हम समाज में सबको जोड़ने का काम करते हैं, सबको एक साथ ले जाने का काम करते हैं, और इसी वजह से क्या समाजवाद का मतलब यही है, सबको साथ में लेके चलना, और हम सबको साथ में ले रहे हैं, इसलिए इतना आगे बढ़ना है। और यही वजह है, आप अब देखिए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि हम लोग कभी भी बंटवारे की राजनीति नहीं करते, सबको जोड़कर एक साथ चल के लेकर ले आने की राजनीति करते हैं, और सभी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, और समाजवादी के साथ लगा हुआ है। तो मुसलमानों को ऐसा लगता है कि समाजवाद उनकी जरूरत है, शायद क्या वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में मुसलमान कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा? नहीं, बीजेपी में मुसलमान है, उनकी अपनी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अपनी अलग है। मुसलमान तो बीजेपी में भी है, बीजेपी में अपने बरेली में भी बहुत है, यूपी में बहुत है। हाँ, तो वो उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा अपनी अलग है। हम लोग जिसे पसंद कर रहे हैं वो बात अलग है कि मोस्टली जो है मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ है, तो सबकी अपनी विचारधारा है। हम लोगों को क्या नाम है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा पसंद आई, इसलिए हम उनके साथ हैं। आप इस पार्टी से जुड़े हैं, तो पार्टी मुखिया अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात होती है, तो मिलकर कैसा लगता है आप लोगों को? हम जब लखनऊ जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर बरेली में आते हैं तब उनसे मुलाकात होती है, या आसपास में कहीं भी जाते हैं पहुंच जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होती है। वो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, और अभी जब हम पिछली मुलाकात में भी गए थे तब उन्होंने कोचिंग के बारे में बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा। और हाँ, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं ओमेगा कोचिंग चलाता हूँ, नीट की कोचिंग, तो वो हमेशा मोटिवेट करने का काम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा इस बार नीट का रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत पसंद है, क्योंकि उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं हम लोग से। अच्छा, बरेली शहर में बहुत लंबी लाइन होती है कि टिकट मिलना है, तो इतनी लंबी लाइन को पार करके क्या कॉन्फिडेंस है कि आप ही को टिकट चलेगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर सब कुछ सही रहा तो टिकट मिलेगा, और अगर पार्टी टिकट देती है तो हम बड़ा दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, और अगर पार्टी का अपना फैसला है, हम हर पार्टी का फैसले को मानने को तैयार हैं। अच्छा, आम जन से पूछते हैं कि भाई समाजवादी सरकार आने वाली है, तो लोग ये कहते हैं कि भाई उसमें पार्टी में गुंडागर्दी बहुत होती है, क्या लोग सही कहते हैं? अब ये लोगों की अपनी सोच है, लेकिन ऐसा है नहीं। समाजवादी पार्टी बहुत ही सुलझी साफ सुथरी पार्टी है, और सही लोग सब हैं उस पार्टी में, तो इस तरीके की बात लोग की अपनी सोच है, उससे तो नहीं चेंज कर सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सुलझी हुई पार्टी है। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो फिर कोचिंग कैसे चलेगा?
नहीं, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, कोचिंग मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ विधायक बनने पर या सांसद बनने पर कोई अपना बिजनेस खत्म कर देता है, हाँ। वो हमेशा वो उसे चलाता है। और मैं हमेशा कहूंगा कि मैं आज कलीम हूँ तो वो कलीम कोचिंग की वजह से हूँ। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा कोचिंग रहेगी और मैं उस पर जी जान लगाकर मेहनत करता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ लगा रहता हूँ। 7 दिन कोचिंग आता हूँ, सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक कोचिंग बैठता हूँ। हाँ, 7 दिन में आता हूँ। इसके अलावा कोई इमरजेंसी में कोई मीटिंग आ जाए या किसी से मिलना हो, दावत हो, चला जाना बात अलग है। हाँ। लेकिन मेरी कोई छुट्टी नहीं रहती। फेस्टिवल में भी अगर एक सबकी छुट्टी रहती है, मैं और मैनेजर के साथ कोचिंग में बैठता हूँ। शहर विधानसभा जो 124 विधानसभा वहीं से आप टिकट मांग रहे हैं, तो इससे सटे हुए जो गांव हैं वो आपने देखा होगा। इतने दिनों से लोग बीजेपी के विधायक हैं, आपको लगा कि वहां पर कुछ विकास हुआ है उन गांवों में? नहीं, विकास तो कहीं पे दिखता ही नहीं है। विकास कहीं भी नहीं हो पाया है। आप सटे हुए गांव में देख लीजिए, कहीं भी आप बाकरगंज देख लीजिए, या फिर क्या नाम हाजियापुर देख लीजिए, फरीदापुर, प्रतापपुर, कहीं भी देख लीजिए, जो सटे हुए गांव में कहीं कुछ नहीं हो पाया है। और जो विकास जो भी इससे पहले भी हुए थे, वो हमेशा समाजवादी पार्टी में हुए हैं। पुल बनवाने का काम रहा हो या तमाम काम रहे हैं, वो सब समाजवादी में हुए हैं। विकास बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर शहर विधानसभा में। सटे हुए गाँव है, मोहल्ले, शहर के अंदर जो मोहल्ले हैं, हाजियापुर जैसे, बाकरगंज जैसे, जो बिल्कुल अंदर है, ये तो बिल्कुल मिड में है। बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया है। कहने को तो कुछ भी कुछ कहें, लेकिन विकास के नाम पर सब कुछ जीरो। तो आप अगर विधायक बनते हैं तो आप क्या क्या करेंगे? मैं अगर विधायक बनता हूँ, पार्टी मुझे टिकट देती है और जनता ने अगर मुझे चुना, तो सबसे पहले मैं मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा यहाँ पर। यहाँ पर मुझे बड़ा दुख होता है कि बरेली इतना बड़ा शहर होने के बाद एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है। जबकि आसपास जिलों में आप देख लीजिए, छोटे छोटे जिले हैं, आप पीलीभीत में देखो गवर्नमेंट मेडिकल, शाहजहांपुर में, बदायूं में, बरेली में। ये हमारे लिए बड़े सोचने का विषय है कि इन सबका सेंटर पॉइंट बरेली है, लेकिन उसके बाद मेडिकल कॉलेज नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी मेडिकल कॉलेज पे होगी, उसके बाद हमारी एजुकेशन पर होगी। एजुकेशन पे हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर वो सब सुविधाएं दे दी जाएं जिससे लोग बाहर ना जाएं। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे? बिल्कुल, महिला सूची में आ गई, अच्छा, एजुकेशन में भी आ गई और मेडिकल में भी आ गई। कुछ अलग से सोच रखा है कि भाई महिलाओं के सम्मान की लड़ाई हमेशा रहेगी, उनके सम्मान की लड़ाई होगी। उनके सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। हम उनके लिए हमेशा ईमानदारी के साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे, उनके सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। अब नीट का एग्जाम मई में आने वाला है, जो कि आप इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो थोड़ा सा कोई मैसेज बच्चों को दीजिए। बिल्कुल सही बात है, नीट का एग्जाम बिल्कुल पास में है। 4 मई को नीट का एग्जाम है। अगर देखा जाए तो 1.5 महीना लगभग बचा है। तो बच्चों से ये कहूंगा कि कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जो पढ़ा है उसे बार बार पढ़ें और टेस्ट दें। आप टेस्ट दें, टेस्ट से आपको अपनी कमियों के बारे में पता लगेगा। उन कमियों को दूर करके अपने आप को इम्प्रूव करें और नीट में अच्छी रैंक पाएं, क्योंकि आपका कैरियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से नींद लें, पूरी अच्छे तरीके से अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें, और बिल्कुल किसी भी तरीके की लोगों की बातों में ना आए। जो आपने पढ़ा है एग्जाम में वहीं से आएगा, कुछ भी नया नहीं आने वाला है। तो आप लोग किसी भी तरीके की बातों में ना आकर किसी तरीके के बारे में ना सोचें, पूरी मेहनत करें, मैक्सिमम पढ़ाई करें। रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम सर, आपसे बात करी, और उम्मीद है कि बच्चे भी आपकी बातों से मोटिवेट हो रहे होंगे, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं विधायक बनने की।